नमस्कार साथियों, विहांस इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा पेपर 6 की एक सीरीज स्टार्ट करवाई गई थी जिसमें हम आपको निबंध कैसे लिखना है और प्रारूप लेखन कैसा करना है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया कि निबंध किस तरीके से लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, वो सारे फर्स्ट लेक्चर में बता दी गई थी। सेकेंड लेक्चर में आपको ये बताया गया कि शासकीय पत्र किसे कहते हैं या पत्र किसे कहते हैं, पत्र का कैसा व्यवहार होना चाहिए, किस तरीके से उनका एक कच्चा ढांचा तैयार किया जाता है, उसके बाद एक पत्र लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें आपको लास्ट लेक्चर में बताई गई थी। अब हम जो इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो है अर्धशासकीय पत्र और परिपत्र। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में क्या है कि सारे पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां पर आपको बारी बारी हर एक पेपर में एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने होते हैं। हमारे द्वारा पेपर 5 हिंदी भी कंप्लीट करा दिया गया है, यूट्यूब चैनल में उसके सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, तो आप वो सारे लेक्चर्स को देख के आप अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आप हिंदी में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पेपर 6 कंप्लीट करवाया जा रहा है, जहाँ पे आपको पूरा निबंध बता दिया गया है और यहाँ पे आगे हम सारे लेटर्स का प्रारूप देखेंगे और प्रारूप देखने के बाद ये देखेंगे कि उसे किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, मतलब उसमें क्या क्या माइन्यूट से डिफरेंस होते हैं हर एक पत्र के बीच, वो सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम अर्धशासकीय पत्र और परिपत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए अर्धशासकीय पत्र क्या होते हैं। अर्धशासकीय पत्र को जो ये एक प्रशासनिक शब्दावली के रूप में भी आता है, तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि अर्धशासकीय पत्र को क्या बोला जाता है। अर्धशासकीय पत्र को बोला जाएगा डेमी ऑफिशियल लेटर। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बोलेंगे, डेमी ऑफिशियल लेटर बोलते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि अर्धशासकीय पत्र होते क्या हैं। तो क्या होता है कि किसी भी शासकीय कार्य के लिए जब कभी भी व्यक्तिगत स्तर पर या कोई उच्च अधिकारी अपनी रुचि लेता है कि वो ये पत्र किसी दूसरे कार्यालय के अधिकारी को भेज सके या व्यक्तिगत रूप से भेज सके, तो वही कहलाता है क्या, अर्धशासकीय पत्र। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तो भेजा जा रहा है, लेकिन वो व्यक्तिगत स्तर पर भेजा जा रहा है। मतलब पर्सन टू पर्सन जब कभी भी हम एक लेटर भेजते हैं तो वो एक क्या होता है, वो इनफॉर्मल लेटर हो जाएगा या फिर अर्धशासकीय पत्र हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अर्धशासकीय पत्र तब कहलाएगा जब वो व्यक्तिगत स्तर पर भेजा जाए। समझ में आया। यहाँ पर आप देखिएगा कि किसी शासकीय कार्य में उच्च अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेता है तो उसे ही क्या कहते हैं, अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। अब अर्धशासकीय पत्र भेजने के लिए क्या उद्देश्य होते हैं, तो मतलब क्या होता है, जब जैसे मान लीजिए हमने कोई कार्यालयीन पत्र लिखा, ऑफिशियल लेटर लिखा, तो ऑफिशियल लेटर में ये मेंशन नहीं होता है कि वो व्यक्तिगत रूप से किसके पास जाएगा, वहां पर तो कार्यालय का नाम आ गया है ना। मतलब कोई सा कार्यालय हुआ। अब क्या होता है कि कई बार कोई से अधिकारी नहीं लेते हैं अपने ऊपर, तो वो काम क्या हो जाता है, लेट हो जाता है और सही तरीके से उसका काम नहीं हो पाता है। किंतु जब हम किसी व्यक्तिगत स्तर पर कोई लेटर भेजते हैं तो वो जो लेटर होगा वो उसी अधिकारी के पास ही जाएगा। तो कभी भी अगर कोई काम जल्दी करवाना हो या कोई भी ऐसा प्रकरण हो जिसकी त्वरित कार्यवाही होनी हो, तो उसके लिए जब हम व्यक्तिगत स्तर पर कोई लेटर भेजेंगे तो वो काम क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। कोई इसी उच्च अधिकारी को लिख देते हैं पत्र, तो वो काम जल्दी होने की संभावना होती है। दूसरी चीज क्या होता है, गोपनीयता होती है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई लेटर आया है, ठीक है, आपके नाम का लेटर आया है, तो जो पोस्टमैन होता है वो लेटर आपको ही देता है। पहली चीज तो उससे क्या होगा कि एक गोपनीयता बनी रहेगी। तो दूसरा जो चीज होता है वो होती है गोपनीयता बनी रहे। अब अगर कोई कार्यालय पत्र अगर किसी कार्यालय में भेजा जाएगा तो इसका अर्थ ये होता है कि वो जो पत्र है वो किसी के द्वारा भी खोला जा सकता है, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं से उस कार्यालय से जुड़े हैं, है ना। और जब कभी भी अर्धशासकीय पत्र भेजा जाएगा या व्यक्तिगत स्तर पर भेजा जाता है तो उसे वही व्यक्ति खोलेगा जो जिस व्यक्ति के नाम पर वो लेटर आया है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गोपनीयता भी बनी होती है। अब जैसे आप ये समझ गए कि त्वरित कार्रवाई तो हो ही जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, समय की बचत भी होती है कि आप अगर किसी व्यक्तिगत स्तर पर किसी को भेज दिए हैं तो वो लेटर डायरेक्ट उसके पास जाएगा और वो डायरेक्ट एक क्या होता है, किसी इंसान को रुचि भी होती है कि यार मेरे नाम पे पत्र आया है तो आखिर क्या लिखा होगा, क्या मैटर होगा, क्योंकि बाहर तो कोई मैटर लिखा नहीं होता है ना। तो इससे क्या होगा, समय की बचत भी होती है और वो त्वरित कार्रवाई भी आराम से उस प्रकरण पर हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि अर्धशासकीय पत्र और शासकीय पत्र में क्या क्या डिफरेंस होता है ना। मतलब क्या क्या ऐसे मूल अंतर होंगे जिसके द्वारा ये पत्र अलग अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो होती है
कि ये आप क्या समझे यहाँ पर कि ये व्यक्तिगत स्तर पर होता है, मतलब किसी पदाधिकारी टू पदाधिकारी जाएगा ये लेटर, और है ना, मतलब यहाँ पर व्यक्तिगत स्तर आ गया। दूसरी चीज क्या होती है कि जो शासकीय पत्र होते हैं वो नॉर्मल पेज में या नॉर्मल पैड में भी लिख दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम अशासकीय पत्र लिखेंगे वो किसी अधिकारी के लेटर पैड पे या फिर कार्यालय के लेटर पैड पे ही लिखा जाता है। ठीक है, पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे अधिकारी के नाम का उल्लेख होता है, मतलब अगर व्यक्तिगत स्तर भेजेंगे तो वहां पे हमको अधिकारी का नाम तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो वहां पर क्या होता है, यहाँ पे अधिकारी के पद का नाम साथ में उसका उल्लेख होता है, नाम का भी उल्लेख होगा। और जो ऑफिशियल लेटर होता है उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ पद का नाम ही उल्लेख किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर संबोधन लिखते हैं तो बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं महोदय, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये व्यक्तिगत स्तर है ना, और व्यक्तिगत स्तर होने के कारण यहाँ पे हम प्री या श्रीमान शब्द का प्रयोग करते हैं जहाँ पे हमें संबोधन करना होता है। ठीक है, अब भवदी के स्थान पर भी क्या है, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्तर पर हो गया है तो भवदी के स्थान पर भी हम क्या लिखेंगे, हम आपका विश्वसनीय या आपका सहभागी, इस तरीके से आप कोई सा भी शब्द लिख सकते हैं भवदी के स्थान पर। ठीक है, अब जैसे क्या है, ये इनफॉर्मल लेटर है, तो इनफॉर्मल लेटर में जैसे आपने देखा था कि ऑफिशियल लेटर था उसमें कृपा करें, धन्यवाद, निवेदन करता हूं, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम नहीं किए थे, है ना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कृपा करें या धन्यवाद इस तरीके के शब्दों का, इनफॉर्मल शब्दों का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं, जिससे क्या हो कि सामने वाले व्यक्ति पर क्या है, ऐसा प्रभाव पड़े कि हमारा कोई सा काम जो है वो जो रुका हुआ है वो त्वरित कार्यवाही से आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ऐसे शब्दों का क्या है, बहुत प्रभाव भी पड़ता है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि निवेदन कहते हैं या कहते हुए हर्ष होता है। तो जब हम मुख्य विषय वस्तु लिखेंगे, है ना, तो मुख्य विषय वस्तु लिखने के पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ या मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि ऐसा कुछ भी जो मैटर होगा वो मैटर के संदर्भ में हम लिखेंगे आगे। तो यहाँ पर इन शब्दों से हम क्या करेंगे, हम मुख्य विषय वस्तु स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये एक अनौपचारिक होता है, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर होता है। और सबसे मुख्य चीज क्या है, ये उत्तम पुरुष में लिखा जाता है, मतलब ये जो लेटर होगा अपना कौन सा, ये अशासकीय पत्र, ये क्या है, ये उत्तम पुरुष में लिखा जाएगा। यहाँ पर ये मुख्य निम्न बिंदु थे जो क्या कर रहे थे, जो चेंज कर रहे थे किसको, ऑफिशियल लेटर से ये अपना अनऑफिशियल या डेमी ऑफिशियल लेटर को। समझ में आया, तो ये सारे क्या क्या है, मुख्य बिंदु हो गए। अब हम उसके बाद आगे देखेंगे कि अशासकीय पत्र का प्रारूप होना क्या चाहिए, किस तरीके से एक अशासकीय पत्र का प्रारूप होगा। आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर 2020 के मेंस के पेपर में, पेपर 6 में आपका क्या आया था, अशासकीय पत्र आया था। अब उसमें पत्र लिखने को बोला गया था, लेकिन हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि अशासकीय पत्र का प्रारूप क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि हमने स्टार्टिंग में लिख दिया कार्यालय का नाम, यहाँ पर हमने कार्यालय का नाम लिख दिया, तो जिस कार्यालय से भेजा जा रहा है उस कार्यालय का नाम लिख दिया और उसका पता लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रारूप में ये लिखा। उसके बाद आप आगे देखेंगे यहाँ पर क्रमांक लिखा, यहाँ पे दिनांक लिखा। देखो यहाँ पर शासकीय पत्र से और अशासकीय पत्र में क्या क्या डिफरेंस है वो इस प्रारूप में मैं आपको बता दूंगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, क्रमांक और दिनांक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जब हम प्रति लिखेंगे तो प्रति के बाद क्या होगा, वहां पे हम सिर्फ पद का नाम, कार्यालय का नाम और पता लिखते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पदाधिकारी का नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पदाधिकारी का नाम लिखेंगे, पहला डिफरेंस। उसके बाद आगे जाएंगे, आपका विषय आ गया, ठीक है, आपका संदर्भ आ गया। ये दोनों चीजें मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि विषय आपका जो प्रकरण है उससे संबंधित आपको लिखना है कि इस संबंध में हम ये पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज संदर्भ, अगर आपका कोई पुराना पत्र है या आप किसी पुराना पत्र का याद दिलाना चाह रहे हैं सामने वाले को, तो उस क्षेत्र में संदर्भ लिखेंगे। अगर नहीं है तो आप वो संदर्भ नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद वहां पर हम क्या लिखते थे, वहां पर हम महोदय लिखते थे, क्योंकि ये क्या है, डेमी ऑफिशियल लेटर है ना, मतलब क्या है, अनौपचारिक पत्र है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या, श्रीमान लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है, श्रीमान से जैसे कोई काम है, किसी आपके डिपार्टमेंट में कोई काम है और वो डिपार्टमेंट आपको सामने वाले से करवाना है, तो जैसे वहां पे क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे कि यह निवेदन है कि, ऐसे शब्दों से हम क्या करेंगे, हम मुख्य विषय वस्तु अपना स्टार्ट करेंगे। या फिर लास्ट ये यहाँ पे अपना मैटर लिखा और यहाँ पे भी पॉइंट टू पॉइंट ही बात लिखेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे कि अति शीघ्र ही या इस काम को त्वरित कार्रवाई करते हैं तो शीघ्र ही संपन्न करने की कृपा करें।
ठीक है, यहाँ पर आप इस तरीके से अनौपचारिक शब्द लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपना आभार प्रकट कर दीजिए, धन्यवाद, आभार सहित, है ना। इस तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर उनको धन्यवाद दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, जैसे आप यहाँ पे जब हम लिखेंगे कि किसने प्रेषक किसने भेजा है या किसके द्वारा ये पत्र भेजा गया है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आपका विश्वसनीय, ठीक है। यहाँ पे आप अपना आपका विश्वसनीय लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आप हस्ताक्षर करेंगे, आपका नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद पद का नाम आएगा और पद लिखने के बाद पता आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने दाईं साइड आपको अपना इस तरीके से पूरा विवरण देना है, मतलब आपको आपका विश्वसनीय लिखना है, हस्ताक्षर लिखना है, उसके हस्ताक्षर करना है, उसके बाद नाम, पद का नाम और पता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ये ऑफिशियल लेटर हो गया, कई बार अगर मान लीजिए प्रतिलिपि की जरूरत पड़ती है तो आप इसके सीध में यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे प्रतिलिपि भी मेंशन कर सकते हैं अगर दे रहे हैं तो, ठीक है। कि मान लीजिए किसी भी एक ही डिपार्टमेंट में 2 अधिकारी हो गए जो समान लेवल पे काम कर रहे हैं और आपको वो जानकारी दोनों ही अधिकारी को देनी है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप वहाँ पे प्रतिलिपि नंबर 1 और प्रतिलिपि नंबर 2 देकर यहाँ पे उनका नाम या विवरण देकर लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो यहाँ पर इसका ये क्या होगा, एक अर्थशास्त्रीय पत्र का ये एक प्रारूप होगा। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि अर्थशास्त्रीय पत्र कैसे लिखा जाना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है जो कि अर्थशास्त्रीय पत्र है मध्य प्रदेश शासन। वो किसके लिखा जा रहा है, लोक निर्माण विभाग को लिखा जा रहा है। किसको, मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण मंत्री को, है ना, सुरेश धाकड़ जी को। यहाँ पर आपने नाम मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे आप देखिएगा अर्थशास्त्रीय पत्र किसके द्वारा भेजा जा रहा है, सामान्य प्रशासन विभाग। हमने यहाँ पर क्रमांक मेंशन कर दिया, दिनांक मेंशन कर दिया, ठीक है। ये दोनों चीजें अपने स्थान पर रहेंगी। जस्ट इसके नीचे क्या आ गया, आपका प्रति आ गया। प्रति आने के बाद आपने व्यक्तिगत रूप से उसका नाम लिख दिया, पद का नाम लिख दिया, विभाग का नाम लिख दिया और पता लिख दिया। ये 4 चीजें यहाँ पर होंगी। उसके बाद हम आगे आएंगे तो विषय है कि विधानसभा के जीर्णोद्धार से संबंधित है ना। मतलब मध्य प्रदेश शासन में ये बोला गया है कि आप विधानसभा के मतलब कुछ जीर्णोद्धार है तो जीर्णोद्धार कराने के लिए लोक निर्माण विभाग को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर विषय हमारा ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, श्रीमान यह निवेदन है कि विधानसभा के कई स्थानों पर जीर्णोद्धार की आवश्यकता है और कई स्थानों पर नवनिर्माण की भी आवश्यकता है। शीघ्र विधानसभा में जीर्णोद्धार का कार्य को शुरुआत करने का कष्ट करें। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक व्यक्तिगत स्तर के रूप में हमने उनको एक मुख्य विषय वस्तु लिख दी। अब यहाँ पर आप अपना धन्यवाद, आभार प्रकट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना आपका विश्वसनीय लिखिए, हस्ताक्षर लिख दिया, नाम लिख दिया डॉक्टर अमित सिंह, मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश। इस तरीके से आप अपना क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर अर्थशास्त्रीय पत्र कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई सा ऐसा वो हुआ कि आपको कहाँ कहाँ पर जीर्णोद्धार करवाना है या किस किस स्तर पर आपको जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, तो वहाँ पे आप उसका क्या है, उसका फुटप्रिंट या ब्लूप्रिंट यहाँ पे आप क्या करेंगे, पूरा संलग्न कर देंगे कि इस क्षेत्र में आपका वो है। तो आप वो चीज़ वो पत्र भी आपके साथ संलग्न कर सकते हैं। यहाँ पर आपने संलग्न कर दिया, आपने अपने दाईं तरफ अपना प्रेषक का पता लिख दिया और इस तरीके से एक मतलब ऑफिशियल तरीके से ये एक अर्थशास्त्रीय पत्र लिखा जाता है कि हमें किस तरीके से डेमी ऑफिशियल लेटर लिखना है और कैसे व्यक्ति से व्यक्ति स्तर पर एक पत्र लिखा जाता है। तो आप यही फॉर्मेट अपनाइएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे तो आपको सारे के सारे मार्क्स मिलने के चांस रहेंगे। मतलब आपको क्या है कि जैसे मान लीजिए 10 नंबर का आता है या 15 नंबर का आता है तो आपको 10 में से 7 से 8 नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे कि परिपत्र किसे कहते हैं और परिपत्र का क्या प्रारूप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका अर्थशास्त्रीय पत्र कंप्लीट हो गया। आपको जो भी मैटर मिलेगा पेपर में वो मैटर आप समझिए, उसको कहाँ पे कैसा क्या लिखना है उसे लिखिए और इस तरीके से आप एक पत्र आसानी से लिख सकते हैं, ठीक। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि परिपत्र क्या होता है। तो परिपत्र को इंग्लिश में पहले ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिपत्र को बोला जाता है सर्कुलर, ठीक है। क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी जगहों में हमने देखा है कि जब एक ही पत्र को विभिन्न विभागों में भेजा जाता है या विभिन्न कार्यालयों में भेजा जाता है एक साथ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए परिपत्र लिखते हैं या सर्कुलर पास करते हैं। आपने भी देखा होगा ना कि राज्यपाल जब कोई बात रखनी होती है या मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जैसे कोई भी ऐसे नियम कानून, आपने देखा होगा कि अभी 2 साल पहले या 1 साल पहले कोविड चल रहा था
तो कोविड प्रोटोकॉल्स बार बार आते थे, है ना। तो उसके लिए मध्य प्रदेश शासन एक सर्कुलर जारी करता था कि ये नियम है, ये हर जगह अप्लाई होना चाहिए और विभिन्न विभागों को ये सूचित कर दिया जाता था। तो इसके लिए ही अपन को क्या करना पड़ता है, सर्कुलर भेजना पड़ता था। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब कोई एक ही सूचना, मतलब परिपत्र किसे कहते हैं उसे जानने के लिए आप समझिएगा कि जब एक ही सूचना एक साथ कई कार्यालयों को भेजी जाती है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए परिपत्र भेजते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर सर्वोच्च कार्यालय एक सर्कुलर जारी करेगा और एक साथ एक ही सूचना विभिन्न कार्यालयों में भेजने की जब कोशिश करता है या विभिन्न कार्यालयों में जब कोई सूचना भेजता है तो हम उसके लिए क्या तैयार करते हैं, हम उसके लिए परिपत्र तैयार करते हैं। समझ में आ गया। परिपत्र नॉर्मल सी चीज है कि सर्वोच्च कार्यालय के द्वारा जब भी कोई ऐसी सूचना विभिन्न कार्यालयों को प्रेषित की जाए तो वही कहलाता है अपना परिपत्र। ठीक है, अब यहाँ पे आप परिपत्र का प्रारूप देख लीजिए कि परिपत्र का प्रारूप होगा क्या। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आप जो भी कार्यालय भेज रहा है, जिसके द्वारा सूचना प्रेषित की जा रही है, वहां पे आप उसका कार्यालय का नाम लिख दीजिए और पता लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कोई सर्वोच्च कार्यालय भी हो सकता है, मतलब कोई सा भी कार्यालय का नाम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका क्या आ गया, क्रमांक आ गया, दिनांक आ गया। ठीक है, उसके बाद प्रति में जाएंगे तो प्रति मतलब जिसको भेजना है तो वहां पे आप लिखेंगे समस्त। ठीक है, मतलब समस्त विभाग। अब यहाँ पे काम क्या होता है कि सर्कुलर तो जारी कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वहां का लिपिक रहेगा, वो उन विभागों का नाम लिखेगा, विभाग का पता लिखेगा और सारी चीजें वहां पे कंप्लीट करके वो आगे प्रेषित होंगी। मतलब एक सर्कुलर जारी कर दिया, आदेश जारी कर दिया, फिर जहां से पत्र भेजा जा रहा है उनके लिपिक के द्वारा वो यहाँ पर वो लाइन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और ये बताएंगे कि ये जो पत्र अपन भेज रहे हैं वो किस में, ये सर्कुलर भेज रहे हैं वो कहाँ कौन से विभाग को जाना है। तो ठीक है, ये उनका काम होता है। यहाँ पर मुख्य सर्वोच्च कार्यालय के द्वारा आदेश तो जारी कर दिया जाता है, लेकिन विभाग एक लिपिक के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, है ना, कि किस किस विभागों को भेजना है, क्योंकि बहुत सारे विभाग होते हैं। अब एक ही पत्र में अगर आप एक वो पत्र बना के देंगे तो सारे विभाग का नाम तो आ नहीं जाएगा, तो वो हमें क्या करता है, अलग अलग करना पड़ता है, वो अलग अलग पत्र फिर भेजना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या है, एक विषय लिखना पड़ेगा कि किस विषय पर आधारित ये भेजा जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कभी भी कोई संबोधन की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये जो है पत्र भेजा जा रहा है, ये सर्कुलर भेजा जा रहा है, ये सर्वोच्च कार्यालय द्वारा भेजा जा रहा है। अब जो सर्वोच्च कार्यालय अगर भेजेगा तो वो कोई संबोधन तो देगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अब वो हर डिपार्टमेंट में संबोधन करे वो ऐसा है भी नहीं, क्योंकि वो सर्वोच्च कार्यालय है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे संबोधन नहीं आएगा और यहाँ पे ना ही कोई संदर्भ आएगा। अब क्या है, जैसे कोई शासन द्वारा या राज्यपाल द्वारा कोई भी ऐसा आदेश दिया जाता है जिसे मानना ही मानना है, तो वहां पे आप यहाँ से स्टार्ट करेगा कि यह आदेश दिया जाता है कि, ठीक है। अब जो भी आदेश हो किसी भी से संबंधित हो सकता है, वो हम अभी एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहां पे हमने अपने पॉइंट टू पॉइंट बात रखी कि क्या है, क्या आदेश दिया जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, वो लिखने के बाद यहाँ पे एंड किया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर कोई भी लास्ट में आपको आपका विश्वसनीय भवदी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सर्वोच्च कार्यालय है। यहाँ पे डायरेक्ट सर्वोच्च कार्यालय के पद के नाम के हिसाब से साइन होंगे। ठीक है, कि जो भी मतलब पदाधिकारी के द्वारा साइन रहेगा उनका, कि जो भी पद, जैसे मुख्य सचिव है तो मुख्य सचिव के साइन रहेंगे यहाँ पे, है ना, मुख्य सचिव का साइन रहेगा क्योंकि वही सर्वोच्च अधिकारी है वहां पे, है ना। यहाँ पे मुख्य उनका सिग्नेचर हो गया। उसके बाद उनके पद का नाम कि क्या है, मुख्य सचिव है, विभाग का नाम, और लास्ट में रहेगा मध्य प्रदेश शासन के आदेश से या फिर राज्यपाल के आदेश से। ये चीजें आप लिख सकते हैं, समझे। और उसके बाद जो मुख्य चीज रहेगी वो रहेगी प्रतिलिपि। मतलब हम प्रतिलिपि किस किस विभाग को भेज रहे हैं वो सारी चीज यहाँ पे क्या होगी, वो मेंशन होनी चाहिए। कि जैसे मान लीजिए शिक्षा विभाग को भेजा गया, है ना, स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया, तो ये सारी चीजें उनकी प्रतिलिपि क्या है, लाइन से मेंशन रहेगी कि ये किस किस डिपार्टमेंट को ये जो सर्कुलर है वो भेजा जाना है। तो यहाँ पे आपका एक सर्कुलर का एक स्पष्ट तरीके से ये हो गया, आपका प्रारूप हो गया। समझ में आ गया ना। यहाँ पे आपको संबोधन नहीं लिखना है, ठीक है, किसी का संदर्भ है तो लिखना है अथवा नहीं लिखना है। आदेश जारी है तो यहाँ पे संबोधन नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में जो भवदी और आपका वो लिखते हैं वो नहीं लिखा जाएगा, है ना। और यहाँ पे प्रतिलिपि हमें जहाँ जहाँ जिस डिपार्टमेंट में भेजनी है वो लिखना होगा, और लास्ट में मध्य प्रदेश शासन के आदेश पर, है ना। ये सारी चीजें आपका प्रारूप बता देंगी।
अब आप आगे देखेंगे कि एक परिपत्र होगा कैसे, मतलब हम एक एग्जाम्पल उठाकर देख लेते हैं। आपने प्रारूप तो देख लिया, अब आप एग्जाम्पल से भी समझ लीजिए कि किस तरीके से एक प्रारूप लिखना है, मतलब परिपत्र लिखना है। यहाँ पर एक जो पत्र भेजा जा रहा है वो सामान्य प्रशासन विभाग का है, भोपाल मध्य प्रदेश से जारी हुआ है। ठीक है, क्रमांक है, यहाँ पर हमने ये क्रमांक लिख दिया, दिनांक लिख दिया कि इस तारीख को जारी हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमने बताया था कि आप प्रति लिखा, समस्त विभाग में आपने विभाग वो का नाम लिपिक ऐड करते जाएंगे कि समस्त यहाँ पे क्या बोल दिया जाएगा, पद का नाम। जैसे मान लीजिए स्कूल में भेजना है तो समस्त प्राचार्य, ठीक है, प्राचार्य लिख दिया। यहाँ पर क्या कर दिया, शिक्षा विभाग, है ना, डैश करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, एड्रेस से हो जाएगा कि यहाँ पर इन प्राचार्यों को या इस जिले के शिक्षा विभाग के प्राचार्यों को प्रेषित किया जा रहा है ये सर्कुलर। उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि विषय है, तो विषय में क्या बोला गया है, लोकसभा 2023 चुनाव संबंधी यहाँ पे एक सर्कुलर जारी किया गया है। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा क्या बोला जा रहा है कि यह आदेश दिया जाता है कि विधानसभा 2023 के चुनाव संपन्न होने तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। मतलब मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये आदेश दे दिया गया कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं मिलेगा जब तक विधानसभा चुनाव 2023 कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। समझ में आया? उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या है, कोई भी एक चीज और मेंशन करी उनने कि कोई भी अधिकारी बिना पूर्व अनुमति से अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकता है। जैसे कई लोग होते हैं ना कि चलो यहाँ पर क्या बोल दिया, अवकाश स्वीकृत नहीं होगा, लेकिन बिन बताए चले गए कहीं और फिर चेक होने पर के दौरान नहीं पाएगा तो इससे क्या है, सस्पेंड होने का डर रहता है। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि कोई भी अधिकारी बिना किसी पूर्व अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हम एंड करेंगे, तो यहाँ पे आप सचिव के हस्ताक्षर रहेंगे, सचिव के पद का नाम आ गया, किस विभाग से भेजा गया वो आ गया, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो आदेश मिला है ये किसके द्वारा मिला गया, ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आदेश दिया गया है कि मध्य प्रदेश शासन के आदेश से ये सर्कुलर जारी हुआ है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहां जहां सर्कुलर भेजना है उन सब की प्रतिलिपि लाइन से लगा देंगे कि किस तरीके से जहां जहां भी भेजना होगा सारे डिपार्टमेंट का नाम वो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप हो गया, उसका एग्जाम्पल से हमने ये देख लिया कि किस तरीके से यहाँ पर इसे कंप्लीट करना है। दूसरी चीज हमने परिपत्र को समझा कि परिपत्र किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, कहाँ पर परिपत्र का प्रारूप कैसा आएगा, और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पर ये देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख लिया, अर्थशास्त्रीय पत्र और परिपत्र। आगे के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि प्रपत्र, विज्ञापन, अनुस्मारक, ये सारी चीजें क्या कैसे लिखी जाती हैं, क्या क्या इनमें विशेषताएं होती हैं, और किस तरीके से इनका एक प्रारूप बनता है, और फाइनल किस तरीके से एक लेटर बनेगा, वो सारी चीजें हम बारी बारी जानेंगे। ठीक है, अब आप देख लीजिए हम यहाँ पे क्या है, कंप्लीट पेपर 6 कंप्लीट कराया जा रहा है ना। यहाँ पे आपको पूरा निबंध और पत्र लिखवाया जाएगा। इसके पहले पूरी हिंदी की क्लासेस यूट्यूब में है, तो आप वो आराम से देख लीजिए, तो जिससे आपकी क्या है, एक पेपर 5 की पूरी तैयारी हो जाएगी, है ना। पेपर 3 चल ही रहा है, तो वहां पे आपको क्या है, मैथ्स कंप्लीट कराया जा रहा है, तो आप मैथ्स पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से क्या है, आपको मेंस के सारे पेपर की एक सही रणनीति के साथ में तैयारी कराई जाएगी, और आप इन लेक्चर को समझिए, देखिए, और मुख्य परीक्षा में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर पाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।